नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ उसका इल्जाम वहां की राजनीति में पैसे के रोल पर इस तरह से डाला जा रहा है जैसे बाकी राज्यों में राजनीति सत्तू फांक के होती है। पैसा पैसा का नाम लेकर जिस राजनीति को नॉर्मल बताया जा रहा है, ऐसा कहने वाले लोग बहुत चालू हैं। वे इस सवाल को उठाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एनसीपी को महाभ्रष्ट बता रहे थे, उसी के विधायक उनकी सरकार में शामिल होते हैं और एक विधायक उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शरद पवार की सहमति है या नहीं, इसके नाम पर भी चर्चाओं को भटकाया जा रहा है ताकि यह सवाल ना पूछा जा सके कि जिस एनसीपी को प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्ट बताया है, उसके विधायकों को अपनी सरकार में क्यों शामिल किया गया। क्या इनके शामिल होने में मोदी की सहमति है या नहीं। शरद पवार की सहमति पर बात हो रही है, मोदी की सहमति पर बात ही नहीं कर रहे हैं। शरद पवार ने ट्वीट किया है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निकाला गया है। नरेंद्र राणे जो मुंबई एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनको भी निकाल दिया गया है और विजय देशमुख को भी। पवार ने अब उन सबको निकालना शुरू कर दिया है जो अजित पवार के साथ बैठक में शामिल थे। एनसीपी ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की है। जिस पवार को सब इस खेल में शामिल बता रहे थे, अब उसी पवार को साबित करना पड़ रहा है और वे साबित करने की राह पर चलते हुए नजर भी आ रहे हैं कि खेल उनके साथ हुआ है, वे इस खेल में शामिल नहीं थे। अरब सागर की इन लहरों ने महाराष्ट्र के कई नेताओं का दौर देखा है। यहां की जनता भी कंफ्यूज नहीं है और ये लहरें भी नहीं। इन्हें साफ साफ पता है कि जहाज लूटने वाले कौन लोग हैं। गोदी एंकर भले ही कहते रहे कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ दिख गए तो एनसीपी के विधायक अपनी पार्टी छोड़ गए और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए, मगर इन लहरों को पता है कि करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार चली, तब तो एनसीपी में बगावत नहीं हुई। शरद पवार और राहुल गांधी तो कई बार मिले हैं और दोनों की खूब तस्वीरें भी हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि पटना की बैठक में राहुल को देखकर ये विधायक बीजेपी के साथ चले गए। इन लहरों को पता है कि उस बैठक में तो और भी कई नेता मौजूद थे, फिर राहुल गांधी को क्यों बहाना बनाया जा रहा है और उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी तो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते। न पटना की बैठक में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना गया, न शरद पवार या प्रफुल्ल पटेल ने ऐसी कोई शर्त रखी। समंदर की लहरों को देखकर उसकी गहराई बताने वाले गोदी एंकर को दरअसल कुछ भी पता नहीं है, ना ही वे पता करने वाले असली सवालों को पूछने के लायक रह गए। इसलिए कि गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल ना करें कि हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें। आपने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं से कह दिया कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में एनसीपी के विधायक शामिल हो जाते हैं। इस सवाल से पूछने भर से गोदी मीडिया की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए उसके एंकरों ने पुरानी दुकान चालू कर दी, राहुल गांधी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। जिस दिन राहुल गांधी को इतनी बड़ी टूट का जिम्मेदार बताया जा रहा था, उस दिन राहुल गांधी तेलंगाना में रैली कर रहे थे। इस रैली में भीड़ तो दिखती है और इसे कवर करने का तरीका भी 2014 के मोदी की रैली से मिलता जुलता है। बस फर्क यह है कि तब भी मोदी के साथ अनेक चैनल थे और आज भी हैं। राहुल की रैली में आज भीड़ है मगर उनके साथ कोई चैनल नहीं और उनकी पार्टी के नेता गोदी मीडिया को कोस रहे हैं कि चैनलों पर यह क्यों नहीं दिखाया जा रहा। यह कहना बहुत ज्यादा होगा कि एनसीपी की टूट का यह दिन इसलिए चुना गया ताकि तेलंगाना की रैली को ना दिखाया जाए। सच्चाई यही है कि 2 जुलाई को एनसीपी नहीं टूटती, तब भी गोदी मीडिया राहुल की इस रैली को नहीं दिखाता। और उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि इसके बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता और प्रवक्ता इन्हीं गोदी चैनलों के गोद में बैठकर इंटरव्यू देते हुए नजर आते। तो यह बात बोगस और बकवास है कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ पटना में दिख गए, इसलिए अजीत पवार बीजेपी की सरकार में चले गए। अजीत पवार के दल बदल की बात बहुत पहले से हो रही है। अब शरद पवार की मंजूरी से हुआ या उनसे बगावत हुई है, यह तो शरद पवार ही बेहतर बता सकते हैं। और उनके जवाब को कितना स्वीकार करेगी जनता, यह लोगों में पवार की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। जनवरी का महीना खत्म होने वाला था और गौतम अडानी के खिलाफ, उनकी कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ आक्रामक होने लगे थे।
तभी शरद पवार की मुलाकात अदानी से होती है। तब विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आलोक में जांच की बात कर रहा था। इस बार खुद पवार ने विपक्ष की मांग को कमजोर कर दिया और कहा कि जेपीसी की मांग में दम नहीं है, लेकिन विपक्ष की नाराजगी के बाद कुछ दिनों के भीतर ही बयान में बदलाव किया। कहा कि अगर पूरा विपक्ष मांग करेगा तो वे जेपीसी का विरोध नहीं करेंगे और साथ देंगे। इसके कुछ दिन बाद अदानी से मुलाकात भी की, जिसके बाद बीजेपी के नेता, आईटी सेल और गोदी मीडिया के एंकर उछल कूद मचाने लगे कि विपक्ष की मांग में अब कोई दम नहीं। गोदी मीडिया जितना सरकार का साथ देती है, सरकार भी उतना अपनी सरकार का साथ नहीं देती। बीजेपी के कितने ही मंत्री अदानी और पवार की मुलाकात को लेकर ट्वीट करने लग गए थे। यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही एनसीपी को महाभ्रष्ट बताते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को जेल में डालने से लेकर सजा दिलाने की हिम्मत नहीं की। शरद पवार जरूर प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, मगर उन्होंने इस तरह से हमला कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद का रास्ता भी बनाए रखा, बल्कि कुछ मौके ऐसे भी आए जब उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी और खबर आती है कि शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है। हिंदू अखबार की यह खबर देखिए, 30 जून 2022 की है। अखबार लिखता है कि राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक उसी वक्त एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस सरकार बनाने की रणनीति पर बात कर रही थी, लेकिन शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने चले गए। कारण बताया कि राज्य के किसानों की हालत खराब है, उनके लिए प्रधानमंत्री से मिलने गए। तब भी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेता मुश्किल में आ गए कि अब क्या जवाब दें। बाद में शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई और महाविकास अघाड़ी के नाम से सरकार बनी। ठीक इसी तरह कुछ महीनों के बाद जून 2022 में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने से पहले 6 अप्रैल 2022 को पवार मोदी से मिलने चले गए। दोनों की मुलाकात करीब 20 मिनट चली। उस समय एमवीए के नेताओं पर ईडी का शिकंजा गहरा हो रहा था। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और संजय राउत के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। उस समय शरद पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री से संजय राउत को लेकर बातचीत हुई। पत्रकारों ने जब पूछा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो उनका जवाब था कि उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया नोट नहीं की। यही नहीं, इस बैठक के बाद पत्रकारों ने जब अजित पवार से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में पता नहीं। ठीक उसी तरह से जब 2 जुलाई की बैठक के बारे में शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में पता नहीं। अजित पवार विपक्ष के नेता हैं और बैठक बुला सकते हैं। अब उसी अजित पवार को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में शरद पवार ने पार्टी से निकाल दिया है। इस बार प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजित पवार तक विकास के नाम पर शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। यह बड़ा झटका है शरद पवार की राजनीति के लिए और महाराष्ट्र की जमीन से पैदा हुई राजनीतिक दलों के लिए। शिवसेना के बाद एनसीपी दूसरी बड़ी पार्टी है जो महाराष्ट्र की राजनीति की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर रखती थी। दोनों ही पार्टियां समाप्त कर दी गई हैं। आपको यह तस्वीर याद होगी, 2019 में सतारा में पवार भाषण दे रहे थे। बारिश होने लगी और भीगने लगे। भाषण नहीं रुका। उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर गया कि उनका नेता मोर्चे पर खड़ा है। मामला यह था कि शरद पवार और अन्य पर ईडी ने 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले का मामला दर्ज किया था। रोज उन्हें ललकारा जाता था कि ईडी बुलाएगी। ईडी ने समन नहीं भेजा, मगर पवार ने कह दिया वे ईडी के दफ्तर जाएंगे। तब पुलिस को कहना पड़ा कि आप मत आइए, कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी, और पवार नहीं गए। अंत में इस केस का क्या हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं। लेकिन यह रिश्ता क्या है? पवार ईडी के पास जाना चाहते थे, पुलिस रोकने लगी कि कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी, और यह सुविधा केवल उन्हें मिली, राहुल गांधी को नहीं मिली। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को तय करने में 10 साल लग गए कि 82 साल के इस नेता को राजनीतिक रूप से निपटाएं या ईडी के जरिए। लगता है इस बार दोनों में संतुलन साध लिया गया। राजनीतिक रूप से भी शरद पवार को निपटाने की कोशिश की गई और ईडी के सहारे भी। सवाल प्रधानमंत्री से है कि अगर एनसीपी महाभ्रष्ट पार्टी है तो शरद पवार 10 साल में एक बार भी जेल क्यों नहीं गए? मेरी राय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूरे देश में और बीजेपी के भीतर के तमाम नेताओं में एक ही नेता पूछ सकते हैं, और उनका नाम है किरीट सोमैया। अक्खा इंडिया में किरीट सोमैया के अलावा प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल कोई नहीं कर सकता। हम किरीट भाई पर आएंगे, पहले उनकी मदद के लिए प्रधानमंत्री का एनसीपी पर दिया गया बयान सुन लेते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है।
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। किरीट सोमैया 1 साल से एनसीपी के एक विधायक हसन मुशर्रफ को भ्रष्ट साबित करने में लगे थे। तरह तरह के दस्तावेज से साबित करते रहते थे कि हसन मुशर्रफ ने 1500 करोड़ के घोटाले किए हैं। इस जुनून में किरीट सोमैया ने काफी रिस्क ले लिया और उनके पास जुडिशियल ऑर्डर की कॉपी पहुंच गई। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया कि जिला कोर्ट के प्रिंसिपल जज पता लगाएं कि कैसे किरीट सोमैया को जुडिशियल ऑर्डर की कॉपी मिल गई, जबकि कुछ घंटे पहले ही